हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। इस जीत सीरीज से आपकी जीत पक्की हो, ये मुझे आशा है। और बहुत सारे बच्चे अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे हिंदी में 37 में से 37 करके। क्योंकि अगर आप 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को इस बुरी तरह से ध्वस्त कर देते हो, मतलब 37 में से 37 ले आते हो, फिर सिलेक्शन शायद बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि फिर आप एक दो जगह कुछ गलतियां भी करते हो तो फिर वो आपका सिलेक्शन के आगे बाधा नहीं बनेंगी। तो हमें एक सब्जेक्ट को तो इतना स्ट्रांग करना है कि भाई ये तो हमारा पूरे में से पूरा होना ही है। हाँ, वो बात अलग है कि एक दो क्वेश्चन लीक से हट के आ गया तो फिर वो कोई समस्या ही नहीं है। क्योंकि जब कंपटीशन में कभी इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया तो वो नुकसान कर जाएगा, कभी फर्क नहीं पड़ता। बहुत मुश्किल आया तो समझ लीजिए कि हिंदी 36 की ही रह गई, क्योंकि वो किसी ने सही नहीं किया होगा, तुक्के से हो गया तो हो गया किसी का। क्योंकि अब तो, और एक बात गांठ बांध लेना बच्चों, कि 2.5 महीना अब आपके एग्जाम में बचा है और आपको अब मॉक टेस्ट से इस आदत को लगा करके चलो कि आपको अटेम्प्ट पूरे में से पूरा करना है। सबसे पहली आदत ये बनाओ कि आपको समय की कभी कमी नहीं पड़नी चाहिए। अगर समय की कमी पड़ती है तो सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा आपका। तो पहला प्रण तो ये ले लो कि समय की कमी ना पड़े, इसके लिए चाहे मुझे जितने प्रयास लगाने हो मैं लगाऊंगा। तो ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूपीएसआई में भी बच्चे ऐसे ही कहते हुए आए हैं, जबकि वहां मैथ रीजनिंग बहुत मुश्किल नहीं आई, फिर भी उनको समय की कमी पड़ती चली आई। और यहां तो आपके केस में तो आधे के मैथ रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग ज्यादा है। और जहां रीजनिंग ज्यादा होगी वो उलझाने वाले सवाल हो सकते हैं, तो वहां समय की कमी पड़ने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसलिए आपको पहला प्रण लेना है कि समय की कमी नहीं पड़ने दूंगा। उसके लिए मिनी मॉक हो या कुछ भी हो, मैं जरूर करूंगा। ठीक है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स लगा डालिए और कोशिश करिए कि अगर आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना है तो 50 मिनट में इसको करने का प्रयास करूंगा, इससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगने दूंगा। तो फिर आप बहुत बेहतर कर जाएंगे। चलो, अब मैं बात करता हूं बच्चों आगे की, कि देखो ये हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं। तो हमने पहली 6 क्लास कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने 7 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। आज शायद हिंदी का, मुझे लगता है शायद हिंदी का, अगर कोई बच्चा, एक बच्चा ये बोले कि सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा है, तो बहुत सारे बच्चे अव्यय को ही इसमें बोलेंगे। पर मैं अव्यय को जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा आज की क्लास में, जितना अव्यय पढ़ाऊंगा। और ये वादा करता हूं कि अगर आपने ध्यान दिया तो एक एक को पूरा अव्यय क्लियर होता चला जाएगा। बस अगर समझ में कम आए, ऐसा भी हो सकता है कि समझ में कम आए, कोई बात आपसे छूट जाए, मैंने बोल दी और छूट जाए और फिर हम आगे निकल गए, तो आपको बस दोबारा इस क्लास को देख लेना है। एग्जाम से पहले भी अगर आप देख करके चले गए ना, तो प्रश्न एक तो 100% आएगा अव्यय से, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 2 3 तक इसमें से प्रश्न आते हैं। तो फिर हम क्यों छोड़ें इसको? क्योंकि देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो 4 चीजें हैं ना, और बाकी 4 इसमें अगली, अंग्रेजी में पढ़ते हो ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहां भी 8, 4 वो कर ली, तो उन 4 से तो 4-5 क्वेश्चन निश्चित है, तो इससे भी तो आ सकते हैं। तो बाकी 4 इसमें बचते हैं अव्यय में। बाकी 4 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम उसमें इसमें ले रहे होंगे अव्यय में। तो आज 4 चीजें पढ़ने वाले हैं, और 4 में भी एक मुख्य चीज है क्रिया विशेषण। तो एक क्वेश्चन तो क्रिया विशेषण से ही मान लो आप, और एक क्वेश्चन बाकी अव्ययों से। इस तरह से आते हैं प्रश्न बच्चों। चलो, तो अब हम बात करेंगे बच्चों अव्यय की। तो अव्यय को आप समझ लीजिए कि वो 4 कौन कौन से हैं। तो एक क्रिया विशेषण है, दूसरा संबंध बोधक अव्यय है, और तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय है, और एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। मैं थोड़ा सा आपके सामने पिक्चर्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आप एक बात सुनना कि भाई देखो, जैसे विस्मयादि बोधक है, जैसे वहां भी होता अंग्रेजी में कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, वही है ये।
तो जो यहां पर विस्मयादि बोधक है ना, जैसे हम लगाते हैं काश, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे लगाते हैं, वाह मजा आ गया, है ना, अरे ये तो काम बेकार हो गया। जहां पर हम किसी चीज का हर्ष यानी खुशी को जाहिर करें, शोक को जाहिर करें, घृणा है तेरे की, वो बोलते हैं ना, ओ तेरी इतनी बुरी बदबू आ रही है, वो वाली घृणा हो गई। तो इस तरह की चीजें जो होंगी ना, एक एक्सक्लेमेटरी साइन भी उसमें होता है, जिसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। तो ये जो साइन है विस्मयादि बोधक है, तो ये तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस मोटा मोटा बता रहा हूं पहले, ताकि आपको एक पिक्चर क्लैरिटी आए। एक जैसे बच्चों इसको पढ़ते हैं, ये क्या है, अंग्रेजी से कंपेयर कर रहा हूं, अगर थोड़े बहुत भी पढ़े हो तो प्रीपोजिशंस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, प्रीपोजिशन। आप देखते ही समझ जाओगे, प्रीपोजिशन तो सर वो होती है ऑफ, ऑन, इन, बिल्कुल वही है। तो जो यहां पे उनकी हिंदी बता दो, का की के ऑफ हो जाता है, काकी के लग जाए, इन में अंदर, कमरे में, तो फिर प्रीपोजिशन है वो, है ना। ऑन, उस पर रखा, मेज पर रखी है चीज, ऑन आ जाता है संबंध बोधक में। तो ये सब इसके अंदर ही आएगा। तो यानी ये क्या हो गई, प्रीपोजिशंस, ये संबंध बोधक है। इतना ये पहचानना है कि कौन सा, बताओ इसमें संबंध बोधक क्या है इस वाक्य में, तो आप पहचान लोगे। कैसे, रमेश का भाई, तो का जो है वो संबंध बोधक है, क्योंकि रमेश ने और भाई ने के बीच का संबंध बताया उस का ने, कि रमेश और भाई में का, है ना। रमेश कमरे में घुस गया, तो जो कमरे में घुस गया, तो घुसना तो क्रिया है, रमेश संज्ञा है, सबको पता है। मैं जो अंदर गया, मैं, तो वो तो प्रीपोजिशन है ना, वही संबंध बता रही है। कमरे और रमेश का क्या संबंध है, उसमें ही घुसा हो, तो उसका संबंध बता दिया इसमें है अंदर, ये संबंध है। ठीक है, अब हम समुच्च बोधक की बात करते हैं। तो समुच्च क्या है, समुच्च तो आप समझते हैं क्योंकि ग्रुप होगा, समुच्च सेट होता है एक, तो यानी दो चीजों को जोड़ता है ये। तो जोड़ते क्या क्या शब्द है हमारे, और, रमेश और सुरेश घूमने गए, तो जो और वर्ड हुआ वो समुच्च आएगा। रमेश और सुरेश, रमेश अथवा सुरेश, अथवा भी जोड़ा, रमेश या सुरेश समुच्च बोधक है। रमेश गया लेकिन सुरेश नहीं गया, तो लेकिन ने जोड़ा, समुच्च बोधक है। तो जो ऐसे वर्ड्स है ना, उनको ऐसे लेते हैं हम समुच्च बोधक में। फिर क्रिया विशेषण क्या है, तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि विशेषण विशेषता बताना क्रिया की, जो क्रिया की विशेषता बताए। आप कहो सर विशेषण में क्या पढ़ा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। कैसे सर, ये तो बात समझ सी में नहीं आई, तो समझाएंगे ना, यही तो क्लास है आज की। चलो बहुत बढ़िया से हमने चारों को मोटा मोटा समझ लिया बच्चों। जो बातें मैंने बोली हैं वो सब इस स्क्रीनशॉट में लिखी हुई हैं, जो मैंने बताई है आपको, कि क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण। कितना बढ़िया, इसके एग्जाम्पल भी लिख दिए, धीरे धीरे। जैसे रमेश धीरे धीरे चलता है, तो ये रमेश की विशेषता धीरे धीरे में, या उसके चलने की विशेषता है, तो आप कहोगे चलने की, चलने की, चलाई तो धीरे धीरे है ना, तो क्रिया की विशेषता बता दी, इसलिए धीरे धीरे ने बताई, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही वह घर से देरी से निकला, तो निकलने की विशेषता देरी ने बताई, तो देरी से, जल्दी से। तो जहां जिसके साथ से लग रहा हो ना, अंग्रेजी में इनके साथ एलवाई लग जाता है, लाउडली, है ना, सडनली। तो यहां क्या लगता है, से लगता है बस। तो जो से लग जाए तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण के भी प्रकार हैं, आगे बताऊंगा। तो क्रिया विशेषण है ये। तो अब अचानक कैसे, वह अचानक निकला, तो निकलने की विशेषता बताई अचानक ने। वहां, ये वहां भी होता है क्या, तो हां, वहां, मैं वहां गया, तो वहां जो है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि गए की विशेषता बताई कहां। ठीक है, आज, कल, धड़ाधड़, अधिक, थोड़ा, तो ये सब क्रिया विशेषण में आएंगे। कैसे आएंगे आगे बताऊंगा। संबंध बोधक जो मैंने आपको बताया था, संबंध बोधक भी दो तरह के होते हैं, एक समुच्च बोधक, एक संबंध बोधक। संबंध बोधक कोई तरह के नहीं होते, उसमें यही है कि जो मैंने प्रीपोजिशन बताई, के पास,
के आगे, के निकट, नियर प्रीपोजिशन है ना, के पीछे बिहाइंड, के बिना विदाउट प्रीपोजिशन होती है ना, ये के साथ, और का की के भी लग रहा होगा ना बच्चों, का की के, ये सब संबंध बोधक है, ये सब संबंध बोधक है। ठीक है, रारी रे मेरा नाम, सर्वनाम के साथ रारी रे आ जाता है, तो वो सब, तो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों को जो आपस में शब्द जोड़े वही संबंध बोधक है। रमेश का भाई, तो रमेश और भाई दोनों संज्ञा, उनको जोड़ दिया का ने, तो का है संबंध बोधक। ठीक है, उस तरह से। अब अगर आगे हम देखते हैं बच्चों कि भाई ये समुच्चय बोधक, तो भाई समुच्चय बोधक अपने आप में दो तरह का होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और, तथा, एवं, या, अथवा, वो सब, लेकिन, किंतु, परंतु, सब इसके अंदर है। तो ये समुच्चय बोधक भी दो तरह का, एक समान, तो समान प्रकार के वाक्यों को जोड़ता है, समान समान अधिकरण, और जो दो अलग अलग, एक वाक्य जब दूसरे पर निर्भर हो, विभिन्न हो, व्याधिकरण, तो जब वाक्यों के भिन्न भिन्न आधार को जोड़ा जाए, क्योंकि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होगा। मैं वहां गया क्योंकि वो मुझसे नाराज थे, तो एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो जाए, तो वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ये थोड़ा सा आगे डिटेल में करेंगे। विस्मयादि बोधक मैं बता ही चुका हूं, अरे हे राम, ओ राम, अरे छी, ये घृणा में आता है छी, तो वो वाले सब कुछ आपको इस पेज को मैंने रटाने का प्रयास किया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बोरिंग था, है ना, बहुत ही बोरिंग था, पर इतने से अब हमारा माइंड चलेगा। कैसे चलेगा, अब हम सीखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अब आपके उत्तर मुझे चाहिए होंगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को क्या कहते हैं? यह अव्यय की परिभाषा है बच्चों। और अव्यय का दूसरा नाम अविकारी भी है। अविकारी, यह विकार क्या मतलब होता है? विकार मतलब परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। शब्दों में परिवर्तन भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे लड़का है, तो लड़का का अगर बहुवचन बने तो लड़के बन गया। लड़का का अगर स्त्रीलिंग बने, लिंग चेंज करो तो लड़की बन गया। तो आपने क्या चीज देखा? इसका संज्ञा है ना ये, तो संज्ञा का बहुवचन भी बन गया, संज्ञा का स्त्रीलिंग भी बन गया। बन गया ना दोनों। लेकिन कभी भी आपके अव्ययों का ना बहुवचन बनेगा ना स्त्रीलिंग बनेगा, वही अव्यय है। यानी इसमें परिवर्तन हो जाता है। देखो, लड़का में परिवर्तन हुआ, लिंग भी परिवर्तन हो जाता है और वचन भी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अव्ययों में ना लिंग परिवर्तन होगा ना वचन का परिवर्तन होगा। इसलिए वो क्या हो गया? जिनका परिवर्तन हो विकार, जिनका परिवर्तन न हो अविकार, इसलिए अविकारी। समझ में आई बात? बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं कि अविकारी क्यों कहते हैं, अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्या थे? क्रिया, ये सब क्या थे? ये सब थे विकारी। उन सब में विकार आता है, उन सब में परिवर्तन होता है। जैसे संज्ञा का मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। मैं में कारक लग जाता है, इनमें कारक भी नहीं लगता। मैं में मैंने, तो ने क्या है? कारक लग गया। कर्ता ने कर्म को, तो ने क्या है? कारक। कल सिखाऊंगा, कल नहीं परसों। तो भाई यहां कारक बन जाता है। तो इसलिए सर्वनाम में भी परिवर्तन देख लिया आपने। मेरा भी बन जाता है ये रा, संबंधवाचक कारक है ना, संबंध कारक। तो ये किस में होता है? ये सर्वनाम में परिवर्तन देख लिया, संज्ञा में भी परिवर्तन देख लिया। क्या ऐसा विशेषण में भी होता है? हां, होता है ना, विशेषण में भी होता है। विशेषण, कोई विशेषण लीजिए आप, उसका भी कि जब आप कहो कि सर मैंने विशेषण लिया, कुछ भी जो आप कहो कि भाई वो जो भी आप विशेषण लेंगे, उस विशेषण में भी परिवर्तन होता है। विशेषण में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आगे विशेषण का भी कर लेंगे, चिंता मत करिए। आगे बढ़ते हैं। अव्यय को क्या कहा जाता है? अब आप बताओ, इनमें से अव्यय क्या कहलाता है? ये तो अभी बताया है। अविकारी शब्द होते हैं, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अव्यय तो अविकारी है। अव्यय के मुख्य भेद कितने होते हैं? चारों का नाम बताया अभी। क्रिया विशेषण एक, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। चार ही प्रकार होते हैं अव्यय के,
चारों प्रकार याद हो गए, चारों प्रकार के नाम, चारों की पहचान भी थोड़ी थोड़ी बताई थी। इनमें से किन शब्दों की बच्चों अगले अगर इन चारों को पढ़ने लगो तो एक एक क्लास चारों पे लगेगी, लेकिन आज हम चारों को एक ही क्लास में खत्म करेंगे, और ना केवल खत्म करेंगे, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, और 41 क्वेश्चन लाया हूं आज। इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो बताओ अव्यय की किसमें होती है? भाई क्रिया तो विकारी है, विशेषण तो विकारी है, संज्ञा तो विकारी है, तो अविकारी कौन सा हुआ? वही अव्यय है। तो अभी यही तो समझा रहा था मैं, कितना आसान है, जल्दी लगाओ ना भाई। इसका हैंग कर दिया बच्चों आपने, बताओ, ये कह रहे कि हैंग ही कर दिया इन्होंने पोल। निपात भी होता है, निपात इसका पार्ट नहीं है, निपात अलग है इनसे, निपात पांचवा पार्ट नहीं है। निपात को मैं समझा दूंगा अलग से कि निपात क्या है, पर उसको पांचवा भाग मत रखिए। निपात होता है बस शब्दों पे जोर देने के लिए, उनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, वही निपात है। तो मैं बताऊंगा निपात का भी लाया हूं क्वेश्चन। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो भाई अब हम क्रिया, अब इन चारों को पढ़ने वाले हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। क्रिया विशेषण भी पढ़ेंगे, अब हम समुच्चय बोधक भी पढ़ेंगे, संबंध बोधक भी पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक भी पढ़ेंगे, निपात भी पढ़ेंगे। इन पांचों को पढ़ना है हमें, ठीक है? निपात से ही लो तुम्हारा निजात पा देंगे आज। तो देखो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो आप लिखना 4। अब ये 4 कौन कौन से, और चारों की पहचान क्या है? देखो एक तो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है बच्चों, बताओ अगर आप जानते हो तो बताओ नेक्स्ट। रीतिवाचक, एक होता है कालबोधक या कालवाचक, एक होता है कालवाचक, अगला होता है स्थानवाचक। यानी क्रिया विशेषण को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है? और हर सेट में आया है पीछे। तो इन तीसरा और चौथा होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक जिसमें मापतोल की बात हो, थोड़ा ज्यादा अगर बात होगी तो इसमें आ जाएगा। स्थान में कैसा आएगा? यहां वहां की बात होगी कि मैं वहां खेलने गया। अब आप बताओ इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या है? तो देखो ये क्रिया है, ये क्रिया, ये तो उसकी मतलब संयुक्त क्रिया है, ये है क्रिया तो खेलने, बताई थी ना क्रिया में। ये क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है फिर? यही तो है क्रिया विशेषण, यही तो है अव्यय। ये अव्यय क्यों है? क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्या ये मेरी विशेषता बता रहा, मैं की विशेषता बता रहा? नहीं, खेलने की। कि खेलने किसी जगह पे गए हो ना, तो वही वहां खेलने गया, तो ये क्रिया की विशेषता बताई, इसलिए क्या हुआ? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण भी इन चारों में से कौन सा होगा, खुद बताओ। क्या ये काल है? क्या ये समय है इसमें? नहीं। क्या इसमें मात्रा है, कोई मापतोल की बात है? नहीं। अब आप कहो कि सर क्या इसमें स्थान है? हां, वहां तो स्थान में आएगा, तो हम कहेंगे, इसी को हम कहेंगे स्थानवाचक या स्थान सूचक क्रिया विशेषण। सूचक भी कह सकते हो, क्रिया विशेषण। समझ में आया कि स्थान कैसे लगेगा? आज मैं आज मैं आज मैं आज मैं आज मैं लखनऊ जाऊंगा। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या है, कौन कौन से वर्ड, क्या सभी वर्डों को बता सकते हो कौन सा क्या है? तभी तो हिंदी सीख रहे हो, अगर सब कुछ बता दो। ये रही क्रिया, और अब काल पढ़ाया था कल, ये सामान्य भविष्य है। अब ये देखो, ये है संज्ञा, ये क्रिया है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, और ये क्या है? यही अव्यय है, क्योंकि इसका बहुवचन बना सकते हो आज का, आजो होता है कभी, आज ही होता है, स्त्रीलिंग बना सकते हो, इसका नहीं बना सकते, इसलिए अव्यय है। अव्यय भी कौन सा है? कि भाई ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि जाने की विशेषता बताई है कि जाऊंगा कब। ये क्रिया विशेषण इसलिए हुआ, और ये अगर क्रिया विशेषण हुआ, ये अगर क्रिया, भाई ये भी तो लिख सकता मैं लखनऊ आज जाऊंगा, तो क्रिया से पहले भी लग सकता है एकदम तुरंत, तब भी क्रिया की विशेषता। शुरू में भी लग सकता है तो भी क्रिया की विशेषता, क्योंकि जाने की विशेषता कि आज।
ठीक है, कल, आज, ये सब इसमें आएगा। अब इनमें से कौन सा है? रीति है, काल है, स्थान है, परिमाण है। मात्रा नहीं है, स्थान नहीं है आज, तो क्या बचा? काल। तो ये कालवाचक। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या शानदार सीख रहे हो आप। इससे बढ़िया आप सीख ही नहीं सकते, मैं गारंटी से कह रहा हूं। आप कहो सर सब कुछ ठीक है, एक परिमाण का भी एग्जाम्पल लिख देते तो बताओ ना आप बच्चों, क्या लिख दूं? मैंने थोड़ा भोजन खा लिया। अब बताओ, ये तो हो गई क्रिया, ठीक है, ये इसकी सहायक क्रिया है, संयुक्त क्रिया जो भी आप कहो। ये हमारा संज्ञा, कोई चीज, चीज तो भोजन में है। ये क्या है? सर्वनाम, मैंने 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 थोड़ा भोजन खा लिया, ये सर्वनाम, इसमें विभक्ति लगी कारक की, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो विकारी है तो लग सकती है। अब बच गया ये थोड़ा क्या है? थोड़ा खाया, खाने की विशेषता, इसलिए क्रिया विशेषण है। और अगर ये क्रिया विशेषण है तो कौन सी क्रिया विशेषण है? क्या ये मात्रा बता रहा है? हां, परिमाण। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। क्या क्लियर हो गया सबको? आप कहो जी एक रीति का भी एग्जाम्पल दे देते, जो जिसमें काल का पता ना लगे, जैसे काल का लग गया, जिसमें परिमाण का पता ना लगे, परिमाण भी एकदम पहचान में आ जाएगा, जिसमें स्थान का, स्थान यहां वहां इधर उधर, तो ये सब स्थान होगा। और बचा क्या? जो भी बच गया सब रीति सूचक होंगे। कैसे? मैं धीरे धीरे चलता हूं, मैं धीरे धीरे चलता हूं, बताओ कौन से में आएगा? मैं धीरे धीरे चलता हूं। वह अचानक दिल्ली पहुंचा, वह अचानक दिल्ली पहुंचा, तो ये अचानक और धीरे धीरे क्या है? पहुंचने की विशेषता अचानक, चलता हूं चलने की विशेषता धीरे धीरे। वह आराम से वहां पहुंचे, आराम से वर्ड लग जाए तो क्रिया विशेषण पक्का। और ये कौन से क्रिया विशेषण कहलाते हैं? रीतिवाचक। रीतिवाचक। भाई बहुत आसानी से मैंने बताने का प्रयास किया है, अब किसी तरह का कोई डाउट आपका क्रिया विशेषण से नहीं बचेगा। वह तुरंत आया, तुरंत किस प्रकार का अव्यय है? भैया अव्यय क्रिया विशेषण है, क्योंकि आने की विशेषता है, और जब क्रिया की विशेषता हो तो वो क्रिया विशेषण होता है। लेकिन क्रिया विशेषण में भी कौन सी टाइप का है? बताओ ना बच्चों, कौन सी टाइप का है? आप कहो सर तुरंत, तो तुरंत में तो समय का पता लग रहा है, तुरंत में तो समय का पता लग रहा है, नहीं लग रहा क्या भाई? तुरंत, तुरंत से क्या मतलब होता है? तुरंत, समय गवाए बिना। यहां समय है, तुरंत मतलब जल्दी। वह जल्दी आया, जल्दी मतलब समय। और जब समय की बात होगी तो एक ही उत्तर होगा, कालवाचक। बहुत कम बच्चों ने सही दिया है, मैं नाराज हूं आपसे। 47% बच्चों का है केवल सही। बताओ कैसे चलेगा इस काम? रीति नहीं है, रीत भाई जब ना काल का पता लगे, ना स्थान का पता लगे, ना परिमाण का पता लगे, तब रीति पे ठोक देना उसको। लेकिन ये तो बच्चों काल है ना यार, इसमें तो मत डाउट किया करो ना। ठीक है, नेक्स्ट, लड़का तेजी से भागा। ये तेजी से क्या है? भागने की विशेषता सर क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण में भी पूछ लिया कौन से टाइप का, तो गहरा क्वेश्चन पूछ लिया। और तो इसमें बताओ, लड़का तेजी से भागा, भागने की विशेषता पूछ रहा है। और प्रश्न ऊपर 7वां लिखा है, आप पिछले का उत्तर दे रहे हो, अबे पहले देख ले करो ऊपर कौन सा प्रश्न लिखा है ऑप्शन में, आप पिछले के उत्तर पे लगा रहे हो भी। लड़का तेजी से भागा, भागने की विशेषता बताओ बच्चों। रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है? तो तेजी से देखो, तेजी से, तेजी से, जहां से वर्ड ऐसे लग जाएंगे तेजी से, तो ये सब रीति सूचक में आएंगे। किस में आएंगे? आप कहो सर तेजी से, तो ये तो फिर टाइम की बात हो गई। नहीं, जो तेजी से, जल्दी से, देरी से, जब भी ऐसे वर्ड होंगे रीति सूचक में लगेंगे। ठीक है, काल में नहीं आएंगे। जहां भी ये से वर्ड आ जाएगा समझ लेना वो आपका रीति में आएगा, समझ लेना वो रीति में आएगा। अचानक से,
डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, ये जो है डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, तो बात समय की हो रही है। और जब बात समय की होगी तो सिर्फ एक ही उत्तर होगा, काल सूचक। डॉक्टर साहब 2 घंटे में आएंगे, तो 2 घंटे क्या है वहां, काल है। भाई इसका उत्तर भी क्या मिलेगा बताओ ना, आपको समय में मिलेगा कि नहीं। जब समय में मिलेगा तो वो काल सूचक होगा, कालवाचक होगा, स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट, वह ऊपर बैठा है, वह ऊपर बैठा है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है। तो भाई देखो, अब आप सोचते होगे सर ऊपर तो प्रीपोजिशन भी है, ऑन लगाते हैं हम इसके लिए, तो मैं उसका भी आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो वह ऊपर बैठा है, ये बैठने की स्थिति है, बैठना मतलब क्रिया, बैठने की स्थिति है ऊपर, और ऊपर मतलब स्थान, और स्थान मतलब कहां, ये रहा। वाह, 96%। भाई कमाल ही कर दिया यार आप लोगों ने, कमाल। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है, ये तो मैं इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं बच्चों, ये तो रीतिवाचक ही है, धीरे धीरे। नेक्स्ट, उन्होंने, देखिए जब भी ऐसे 2-2 बार वर्ड आएगा ना, जल्दी जल्दी चलो, धीरे धीरे चलो, तो जब रिपीट होते हैं धीरे से चलो, जल्दी से चलो, ये सब क्रिया विशेषण ही होते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि ये क्रिया की ही विशेषता बताते हैं। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो पहले तो बताओ क्रिया विशेषण है कौन सा शब्द, सर पूर्णतः। समर्थन करना क्रिया, और ये पूर्णता, और ये आपका सर्वनाम है। तो भाई अब पूर्णतः, पूर्णतः में आप मुझे बताओ, पूर्णतः में क्या स्थान है, क्या काल है, नहीं, ये दो तो बिल्कुल भी नहीं है। पूर्णतया मतलब पूरी तरह से, पूर्णतया मतलब पूरी तरह से। अब आप बताओ इसमें कौन सा होगा, हाँ भाई, तो इसमें कौन सा होगा। तो कुल मिला के बच्चों आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। बहुत सारे बच्चे अब इन दोनों में कंफ्यूज हो गए, रीति में और इसमें। मैं आपको क्लियर करता हूं बच्चों, ये परिमाणवाचक, ये परिमाणवाचक होगा, क्योंकि जो पूर्णतया है वो मतलब कि सारे के सारी मात्रा जितनी भी है, वो सारी मात्रा ही उन्होंने पूर्णतया पूरी मात्रा में समर्थन किया, यानी सभी लोगों ने मिलकर। तो आंशिक रूप से कई बार आ जाएगा, उन्होंने अंशतः समर्थन किया, अंशतः, तो ये क्या, आधे रूप से, तो मात्रा आ रही है। पूर्णतया पूरे रूप से मात्रा आ रही है, तो परिमाण आएगा ये बच्चों, क्या आएगा, परिमाण आएगा। अंशतः हो सकता है, पूर्णतः हो सकता है, आंशिक रूप से हो सकता है, तो ये सब मात्रा के अंदर आता है। चलो, आपसे अरसे बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अब देखो, अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, तो ये तो समय का बोध करा रहा है, और जब समय का बोध कराता है तो एक ही चीज है, कालवाचक, ओनली कालवाचक, और कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि आपसे वर्षों बाद मुलाकात हो रही है, तो भी कालवाचक है, तो अरसे बाद भी तो वैसा ही चीज है। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, थोड़ी सी क्या होगा बताओ, थोड़ी सी, ज्यादा सी, बहुत सी, चलो बहुत सही, तो थोड़ी सी मदद की विशेषता है, तो क्रिया विशेषण हुआ, क्रिया की विशेषता हो गई। तो क्रिया विशेषण भी कौन सा है, सर परिमाण है, मात्रा की बात हो रही है, तो इसलिए परिमाण होगा। उत्तर लगाओ जल्दी से, कितने लोगों का है, 70% लोग कह रहे हैं जी। बाकी क्या कर रहे हैं भैया, बाकी क्या कर रहे हैं, 17% रीति। अरे भैया ऐसे मत करो, ये क्यों कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है बताओ तो। बाकी तो 2 और 3% है, वो तो हमेशा रहेंगे। चलो, कोरोना अचानक फैल गया, ये जो अचानक है ये फैलने की विशेषता, इसलिए क्रिया विशेषण हुआ। अब ये काल है, ये स्थान है, ये रीति है या परिमाण है, तो भैया रीति वाचक में लगता है हमेशा का, ये जो अचानक होगा, अचानक से हो जाए, जल्दी से हो जाए, ये सब रीति के अंदर आएगा। आपके उस अचानक तो समय है, नहीं, समय का बोध नहीं करा रहा, वो अचानक से, जल्दी से,
तो वैसा टाइप है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन में आएगा रीति। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। ये जो अंशतः है ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले, परिमाण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? परिमाण में आ जाएगा। तो बहुत आसान हो गया सवाल, वह आज ही जाने की तैयारी में है। ये जो आज वर्ड है, आज, तो आज क्या होता है? आज तो सर क्रिया विशेषण होता है, अभी बताया था आपने। लेकिन कौन सा? क्या ये स्थान है? क्या ये परिमाण है? परिमाण तो नहीं है। क्या ये काल है, समय है? जी हां, समय है। आज भी इसमें आएगा, आज भी इसमें आएगा, कल भी इसमें आएगा, परसों भी इसमें आएगा, आज कल भी इसमें आएगा। आज कल तो तुम दिखाई नहीं देते, आज कल भी इसमें आएगा, सब इसके अंदर आएंगे। और इनका कोई अव्यय क्यों है? ये अविकारी क्यों है? क्योंकि इनका कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये अविकारी हैं। 76% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। बाकी क्या कर रहे हो भाई? राम और लक्ष्मण, अब हमारे सवाल क्रिया विशेषण का ये, चलो, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण? मुझे लगता है अब आप क्रिया विशेषण समझ गए हैं अच्छे से, और चारों को खूब फाइंड आउट कर लोगे। इतनी प्रैक्टिस मैंने करा दी है, मैं ऐसा मानता हूं। अब इन चारों को तो नहीं छोड़ोगे आप, तो बता दो इसका। अब मुझे एक संतुष्टिपूर्ण उत्तर चाहिए आपसे। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, यहां पर एक मिलकर वर्ड आया है, मिलकर, जुड़कर, नहा, तो इस तरह से जो वर्ड होता है ये भी आपका क्रिया विशेषण में ही आएगा। लेकिन ये कौन से क्रिया विशेषण में आएगा? आप कहो सर काल यहां नहीं दिखता, स्थान यहां नहीं दिखता, परिमाण यहां नहीं दिखता, तो एक ही उत्तर दिखता है, वो है रीति। बहुत सारे बच्चे इसमें परिमाण लगा सकते हैं। भाई देखो, वो पूर्णतः क्योंकि सारी मात्रा को दिखा रहा, अंशतः आदि को दिखा रहा है, मिलकर ये परिमाण में नहीं आएगा। इसको परिमाण मत कहना, क्योंकि परिमाण में मात्रा ये तो दिखती है कितनी मात्रा है, ये मिलकर है। राम और लक्ष्मण दो लोग हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो रीति में ही आएगा। ठीक है, इस तरह के जुड़कर, मिलकर, धोकर, नहाकर, अगर इस तरह की कोई चीज हो तो वो रीति में ही लगाना। मैंने बोला कि जिसका पहचान में ना आए वो रीति में आएगा। क्रिया विशेषण रहित वाक्य, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। क्रिया, और कितना आसान है बच्चों यार। क्रिया विशेषण रहित, जिसके अंदर कोई क्रिया विशेषण ना हो, वो बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 6 एक बार और देख लो, क्या ऐसा है? भाई देख लूं, जब बालक कह रहे हैं तो वैसे बच्चों गलत कुछ किया नहीं है अभी तक, पर फिर भी वह तुरंत आया। तुरंत तो बच्चों मुझे लगता है यार समय ही है, और समय तो काल ही होगा, समय तो काल ही होगा, इसमें कुछ नहीं है बच्चों देखने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया, हाँ हो गया। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण रहित वाक्य बताना था, जिसमें क्रिया विशेषण ही नहीं है। रहित मतलब ना हो। अचानक, ये तो क्रिया विशेषण है ही। कौन सा? रीति। मेरी बात ध्यान से, जहां ये से वर्ड लग जाते हैं वो तो क्रिया विशेषण होता है। वह प्राय, यहां तो मैंने आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताया था, यहां वहां, है ना। और प्राय भी आपका क्रिया विशेषण है, काल सूचक है। ठीक है, ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी क्रिया विशेषण है, दोनों। ये तो दो दो हैं इसमें। तो नौकर मालिक से खुश रहता है, ये से। अब बच्चा सोचता है से लग गया जी, तो से भैया ये से वो नहीं है, ये से जो आएगा ये आगे पढ़ेंगे हम, संबंध बोधक में प्रीपोजिशन है, ये संबंध बोधक आएगा। ये अव्यय है पर ये संबंध बोधक है, पर ये क्रिया विशेषण नहीं है बच्चों। क्या ये क्रिया को कर रहा है, कुछ क्रिया को प्रभावित कर रहा है से, मालिक से? नहीं। तो भाई सी ऑप्शन। कितने लोगों ने दिया रे? ओ कैसे बच्चों, क्या कर रहे हो यार? मात्र 49%, मात्र 49%। 19,000 बच्चों में से केवल आधे बच्चे ही इसका सही उत्तर दे पाए हैं। 19,000 वोट करे हैं, बताओ कैसे चलेगा इतने आसान प्रश्न में भी? बताओ तो, ऐसे नहीं चलता बच्चों, नाराज हूं मैं तुमसे।
आजकल वह दिल्ली में रहता है। ये आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आजकल क्रिया विशेषण है, बिल्कुल है। कौन से में है भाई, बता दो ना यार। सब रिपीट हो रहे हैं, अब सब उड़ जाएंगे आपके सामने। कौन सा है? काल है। काल है तो ये रहा। कितने परसेंट ने? 72 ने, 73। अरे भाई चलो, क्यों कर रहे हो गड़बड़? या तो पिछले सवाल का उत्तर तो नहीं दे रहे। बी पिछले में तो नहीं था, बी भी नहीं था वहां है? आज अरे दिल्ली की वजह से स्थान लगा रहे हो क्या? 16%। अरे भाई भाई भैया भैया, ये दिल्ली जो ना, ये दिल्ली तो संज्ञा है। इसका कब बता दिया मैंने कि ये स्थान ऐसे लगाना है? अरे कैसे बताऊं आपको? आजकल है ना यहां पर, ये तो संज्ञा है। चलो, वह गांव। अब आगे भाई, अब हम इसको देखते हैं, संबंध सूचक। एक बार संबंध सूचक की उस चार्ट को फिर से पढ़ लें, अगर आप कह दो तो। मैं अभी याद दिला देता हूं आपको। संबंध सूचक क्या होता है? यह अगला अव्यय है। अभी एक ही अव्यय पढ़ा है हमने, क्रिया विशेषण। झाड़ दिया क्रिया विशेषण को, बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए क्रिया विशेषण के। छुड़ाए कि नहीं छुड़ाए बताओ? एक एक चीज क्लियर हो गई कि नहीं हुई? क्रिया विशेषण सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें। एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। चारों पहचान दोगे अब आंख मीच के? बिल्कुल पहचान दोगे। अब बात आ रही है, मैं अगले अव्यय पे बढ़ सकता हूं अब, वो है संबंध बोधक। ये संबंध सूचक। बात एक ही है। संबंध दिखाएगा एक से दूसरे का, किससे किसका, संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध स्थापित करेगा, या संज्ञा का संज्ञा से संबंध स्थापित करेगा, या सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध स्थापित करेगा। वही संबंध है। जैसे मैं करूंगा मेरा भाई, तो मैं सर्वनाम हो गया, मेरा सर्वनाम है। रा ने संबंध स्थापित करा तो रा यहां पर संबंध सूचक हो जाएगा। ऐसा समझ लो, मेरा भाई, भाई तो संज्ञा है, तो रा फालतू में लगाया हमने, उसका विकार कर दिया। मैं का मेरा कर दिया ना, विकार आ गया उसमें। तो देखो, वह गांव से शहर आया। संबंध सूचक देखना, इसमें कौन सी चीज संबंध बता रही है, जिसका काम सिर्फ संबंध बताने का है। ये देखो क्या है, क्रिया है। ये देखो क्या है, ये संज्ञा है। ये देखो क्या है, ये सर्वनाम है। ये देखो क्या है, संज्ञा है, गांव, जातिवाचक संज्ञा। अब ये क्या बच गया? यही है वो अव्यय। यही है जिसकी ढूंढेर मच रही थी, अव्यय। और अव्यय भी कौन सा? ये सिर्फ संबंध दिखा रहा है, केवल संबंध दिखा रहा है। इसका किससे? गांव से शहर। इस दोनों संज्ञा का आपस में, गांव से शहर, इस संबंध दिखाया। तो संबंध सूचक अव्यय। तो भाई साहब, इसमें तो यही पूछा, संबंध सूचक अव्यय की पहचान करिए। और कोई तो अव्यय ही नहीं है, और कोई तो अव्यय ही नहीं है। इनके तो लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन हो जाएंगे। गांवों, शहरों, आई, सबके हो गए। या तो लिंग परिवर्तन हो गया, वचन परिवर्तन। इसका करके दिखाना, से का बहुवचन बनाना, से ही रहेगा। से का स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग से ही रहेगा। तो इसलिए तो अव्यय है ये। और क्यों हो अव्यय? भाई एक एक पॉइंट, एक एक बात वहां स्पष्ट कर रहा हूं जहां आप समझ सकते हो कि अव्यय क्या है। बार बार इस बात को बता रहा हूं। मेज के ऊपर किताब रखी है, के ऊपर क्या है बच्चों? ऊपर मैंने वहां भी बताया था एक चीज, कि रमेश ऊपर बैठा है। इन दोनों में संबंध बता रहा हूं। रमेश ऊपर बैठा है, एक तो यह है। और एक मेज के ऊपर किताब रखी है, मेज के ऊपर किताब रखी है। यहां जो ऊपर है, यह बैठने की विशेषता रमेश के की। रमेश ऊपर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कि रमेश कहां बैठा, क्रिया विशेषण। कौन सा? स्थानवाचक। यह समझ में आई? लेकिन यहां पर जो ऊपर आया है, यह किसी कारक की विभक्ति के साथ आया, संबंध बताने के साथ। मेज के ऊपर, मेज के साथ संबंध बता रहा है। यहां कोई संबंध नहीं बता रहा था, केवल ऊपर आया था। और यहां पर के ऊपर, ऑन द टेबल, ऑन द, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो भी होगी सब संबंध बोधक होंगे। समझ में आई बात? संबंध बोधक क्लियर हुआ? समझ में आया? एक एक पॉइंट इतने स्पष्ट रूप से शायद कोई समझाएगा आपको। रमेश के ऊपर बैठा है, यहां तो लिख ही नहीं सकते थे ना,
ठीक है, और रमेश के आ जाए तो ये भी संबंध हो जाएगा, पर ये सेंटेंस ही नहीं बनेगा। फिर तो ये होता सुरेश रमेश के ऊपर बैठा है, फिर आ जाता वो, फिर आ जाता के ऊपर, और ये के ऊपर है ना, ये पूरा ही अव्यय है, ये पूरा ही संबंध बोधक है। चलो, लड़के के साथ लड़की भी भाग गई, लड़की भी गई, सर भाग में क्यों पढ़ रहा हूं बार बार, लड़के के साथ लड़की भी गई, के साथ, यहां पर के साथ आया है, क्या लड़का और लड़की का संबंध दिखा रहा है? यहां लड़की के बिना भागा लड़का है, लड़की के साथ भागा, तो ये इसने संबंध स्थापित करा, बाकी इनका कोई अर्थ नहीं है। इन दोनों का संबंध कि साथ है या बिना है, दोनों साथ साथ है जी, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। समझ में आई? और वैसे भी विद, विद क्या है? प्रीपोजिशन। अंग्रेजी के हिसाब से समझना चाहो तो वो भी क्लियर हो रहा है। संबंध बोधक प्रीपोजिशन है, समझ लेना। और प्रीपोजिशन सब जानते हो, ऑन, अपॉन, विद, बिसाइड, नियर, नियर, ये सब प्रीपोजिशन ही तो है। ऑन, इन, अबव, ये सब प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक है। चलो, राम के बिना, विदाउट, विदाउट, इसलिए संबंध बोधक है। और संबंध बोधक में कोई प्रकार नहीं पूछ रहा आपसे, ना पूछेगा, सिर्फ पूछेगा संबंध बोधक क्या है यहां पर। तो राम के बिना लक्ष्मण नहीं जाएंगे, के बिना क्या है? के बिना संबंध बता रहा है, राम और लक्ष्मण का संबंध ही तो स्थापित कर रहा है। राम के साथ लक्ष्मण है, राम के बिना लक्ष्मण है, केवल संबंध स्थापित कर रहा है। ये रहा संबंध बोधक। ये तो सबसे आसान हुआ सर पहचानना, इसको सबसे आसान हुआ। 94% बच्चे सही कर रहे हैं। तो भाई ये तो मुश्किल है ही कहां है हिंदी, जब अव्यय सबसे मुश्किल टॉपिक है और उसको भी आप धड़ाधड़ कर रहे हो। धड़ाधड़ भी पता क्या है? धड़ाधड़ भी क्या है? क्रिया विशेषण है। धड़ाधड़, मैंने धड़ाधड़ कर दिए, तो कर दिए करना, करना मतलब क्रिया, क्रिया की विशेषता धड़ाधड़, धड़ाधड़ भी क्रिया विशेषण है। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? दो शब्दों, रमेश, अब देखो बच्चों, दो शब्दों, दो वाक्य, संबंध तो आपने समझ लिया, वो तो आपस में संबंध स्थापित करता है, बीच के संबंध को बताने के लिए करता है। क्या है? के है, की है, के साथ है, के बिना है, ये सब पढ़ा। अब लेकिन दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले वाक्यों को हम क्या कहते हैं? परस्पर मिलाने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं बच्चों? अगर मैं आपको शुरुआत में लेके चलूं, जहां मैंने सबकी परिभाषा थोड़ी थोड़ी बता दी थी, तो क्या आप यहां से पहचान पाओगे? बताओ भाई। ये तो सर्वनाम या संज्ञा के बाद आकर उनका संबंध स्थापित करता है, संबंधवाचक। तो संज्ञा और सर्वनाम का, वाक्यों का नहीं, शब्दों का नहीं। अब देखो, अब अगला हमने समुच्चय बोधक पढ़ना है। दो, जो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का, मिलाने का, जोड़ने का। क्या करेगा भाई? जोड़ने का काम। फिर आ जाता हूं अपने उसी क्वेश्चन पे। अब आप परिभाषा देखो, दो चीजों को मिलाने का, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को मिलाने का काम जो करेगा, दो शब्दों को, वाक्यांशों को परस्पर मिलाने का काम किसने किया? अभी बताया, समुच्चय बोधक अव्यय। ये रहा, ये समुच्चय बोधक अव्यय होगा। बच्चे संबंध बोधक ना लगा दें, बस ध्यान देना बच्चों। संबंध बोधक संज्ञा का संज्ञा से संबंध, सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध, संज्ञा का सर्वनाम से संबंध, ये नाम दे के आएगा। संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम सर्वनाम, संज्ञा संज्ञा, बस इनका ही। ये दो शब्दों का, दो शब्द केवल संज्ञा सर्वनाम होंगे, उनके बीच संबंध स्थापित करेगा, संबंध बोधक है। लेकिन दो शब्दों की और वाक्यांशों की बात होगी तो वो समुच्चय बोधक है। उनके परस्पर मिलाने का काम कैसे करता है ये? रमेश और सुरेश, सुरेश बाजार गए, बाजार गए। अब देखो, यहां और की जगह तथा भी लग सकता था।
उनमें से एक जाना जाता तो अथवा भी लग सकता था, या भी लग सकता था। ये जो सारे शब्द है ना, इन्हीं को तो हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। बोधक, समुच्चय बोधक ये हैं, इन्होंने जो जोड़ा। इसका क्या, इनके क्या आपको स्त्रीलिंग बन सकता है? इनका बहुवचन बन सकता है? नहीं बन सकता। ये तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमेशा ऐसे ही, इसलिए अव्यय हैं। अव्यय कौन सा है? ये कौन से वाले अव्यय हैं? दो शब्दों को जोड़ता है। दो संज्ञा भी हो सकती है, वो दो सर्वनाम भी हो सकते हैं, उनको जोड़ता है। लेकिन ये कभी भी बच्चों आपका संबंध बोधक नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये कनेक्टर है, संयोजक है। तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक संयोजक होते हैं। तो आप ये कह सकते हो ये समुच्चय बोधक है। और समुच्चय बोधक अब आप समझ गए हो, तो आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम स्कूल गए, और क्या होगा? और होगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय अब पहचानोगे आप। किंतु परंतु भी इसमें आएंगे, इसलिए भी इसमें ही आएगा। मैं वहां गया इसलिए वो वहां पहुंचे, इसलिए ने भी दो कनेक्टर बना दिया, दो सेंटेंसों को, है ना। चलो, वह मेहनत करता है इसलिए सफल हो जाता है। वह मेहनत करता है इसलिए सफल हो जाता है। तो जो इसलिए है वही तो समुच्चय बोधक है। मेहनत, मेहनत है भाववाचक संज्ञा। सफल, सफल है भाववाचक संज्ञा। होता, होता मतलब क्रिया। करता है आएगा, वैसे होता है भी नहीं यहां पर ये ऐसे ही आया है सेंटेंस। तो भाई हमारा इसलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर, मगर, किंतु, परंतु सब इसमें ही आते हैं, क्योंकि दो चीजों को कनेक्ट करते हैं सारे वर्ड्स। या तो दो वाक्यों को कनेक्ट करे, दो वाक्यांशों को कनेक्ट करे, दो शब्दों को कनेक्ट करे, वो सब समुच्चय बोधक है। समझ में आई? किंतु परंतु दो वाक्यों को कनेक्ट करते हैं, इसलिए दो वाक्यों को कनेक्ट कर रहे हैं। वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि ने दो वाक्यों को कनेक्ट कर दिया। वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि समुच्चय बोधक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बोधक नहीं है? फिर संबंध आ गया। संबंध बोधक बताना। के साथ, अंग्रेजी में देख लो, विद, विदाउट प्रीपोजिशन ही होती है। के पास नियर, ठीक है। और क्योंकि, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, ये समुच्चय बोधक है। कौन सा? ये समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक स्पष्ट रूप से बच्चों आप कभी गलत नहीं करोगे। अब 49% बच्चों, रोने का मन कर रहा है मेरा इस वोट परसेंट को देख करके। क्या कर रहे हो आप आखिर? बताओ, आप कर क्या रहे हो आखिर? 52 कर लिया आपने इसको, 52%। अभी कौन सा पहाड़ तोड़ दिया आपने? अभी तो बता के नहीं निपटा, क्योंकि किसमें था? समुच्चय बोधक में था, और अगले में दुखी कर दिया तुमने। भाई मुश्किल है वर्ड, नाम सुनने पहली बार समुच्चय बोधक सुन रहे हो, पर मैं तो बोल रहा हूं ना कितनी बार। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। संबंध क्या है? प्रीपोजिशन है। समुच्चय क्या है? दो का कनेक्टर है। और विस्मयादि है तो आप यूं देखते ही पटकोगे। चलो आगे बढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक लो, आ गया। विस्मयादि बोधक अव्ययों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विस्मयादि, विस्मय मतलब आश्चर्य होता हो। अरे उसके लड़के ने तो कर दिया कांड, वो वाला। अरे गीता भाग गई, ये जो वर्ड है, वाह यूपीएसआई में सेलेक्ट होगा, वाह वर्दी ले ही लिया आखिर। तो वो वाले जो वर्ड है ना, ये सब विस्मयादि बोधक हैं। तो ये वक्ता मतलब बोलने वाले के हर्ष, खुशी, दुख, ओह वो तो मर गया, है ना। तो शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते, बिल्कुल सही है। तो इनमें कौन सा तथ्य सही नहीं है वो बता रहा है। इसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, बिल्कुल लगता है ये विस्मयादि बोधक। अरे के बाद, वाह के बाद ऐसे जरूर लगता है जी। एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है।
ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। बताओ भाई, बताओ। अब इन दोनों में से अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये क्या वाक्य में मिले हुए हैं या नहीं? आप देखो, अरे, अब सेंटेंस अलग से आएगा। अरे, अचानक, अरे गीता भाग गई, ये वो जो है। अब आपको समझ में आया ना कि भाई ये सेंटेंस ही अलग था, गीता भाग गई एक अलग है और अरे अलग था, तो ये स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। तो ये उत्तर नहीं है, उत्तर ये होगा। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से सभी मनोभावों कैसे कर दोगे? अरे अलग है, वाह अलग है, ओहो अलग है, हे राम ये अलग है। तो एक ही शब्द ये कह रहा अरे से ही कर दो सबको, ऐसे हो ही नहीं सकता। वाह की जगह वाह लगेगा, अरे की जगह अरे लगेगा, हो की जगह हो लगेगा, अरे हे राम की जगह हे राम लगेगा। ये है इसका मतलब। अब बताओ, केवल 44%। अरे अरे ये क्या 22%? अरे अरे को होता मैं बोलता वाह, मजा आ गया यार। केवल 22% बच्चों ने सही किया है, केवल 22। अब न्यू मत कह देना कि जी आज तो 37 में 37 थे, क्योंकि इन 2200 की शक्ल याद रहेगी मुझे बस। चलो नेक्स्ट। अरे हैं, बोलते ना ऐसे, हैं मेरी चीज मैं तो ना दूं, वो वाली हैं। ए ये भी बोलते हैं, ओ इत्यादि। इसमें किस प्रकार के अव्यय हैं? एक ही प्रकार का अव्यय है वो। अरे ये नहीं, ये तो अलग अलग तरह के। प्रशंसा बोधक है क्या ये? नहीं। शोक बोधक है क्या ये? हर्ष बोधक है क्या ये? नहीं। आश्चर्य बोधक है। क्यों है आश्चर्य? बताओ। अरे अरे उसके ये हो गया, ये जो करते हैं ना हम, ये आश्चर्य है। अब देखो, है तो वो कोई कहेगा भाई तुम्हारी भैंस आज मर गई, हैं ऐसे जो करते हैं, वो जो है ना वो यही है। एक ऐसे भी करते हैं ना, तो वो आश्चर्य को दिखाता है, ये है वो। और कई बार हम कुछ अलग सी खबर सुन के ओ, जो हम करते हैं ओ, वो वाला ही है आश्चर्य बोध। ये सब आश्चर्य को दिखाने के लिए है। तो इनको अगर आप, ये नया क्वेश्चन है और ये अगर आपको जंगल में अकेला दिख जाए तब भी लगा दोगे, मतलब थोड़ा सोच करके लगा दोगे। अकेला है, बिल्कुल बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, और इसी से नंबर बनते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों से। क्योंकि ऐसे सब पढ़ के नहीं जाते, पर फिर भी 82% ने सही किया, अच्छी बात यह है, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक नहीं है? समुच्चय बोधक नहीं है ये बताना है। लेकिन तो समुच्चय बोधक है, अथवा तो समुच्चय बोधक है। कनेक्टर मैंने बताया था अभी, अथवा और, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, सब, और क्योंकि ये भी समुच्चय बोधक है। ये क्या है? ऊपर। ऊपर दो तरीके से हो सकता है। अगर ये हो के ऊपर, मेज के ऊपर, तो ये संबंध में चला जाएगा। और ये बोले मोहन ऊपर बैठा है, तो ये क्रियावाचक विशेषण में। तो वाक्य में प्रयोग होने के बाद क्रिया विशेषण, तब पता लगेगा ये क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है। तो अभी हम इसको ही बोलेंगे, ये समुच्चय तो नहीं है। क्लियर। 83% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, मन खुश हो गया। आज का पढ़ाना सफल। वह काम नहीं करता, ये नहीं क्या है? वह काम नहीं करता, ये नहीं क्या है? बताओ ना, ये नहीं क्या है? वह काम नहीं करता, यह प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, स्वीकारवाचक है, या तुलनावाचक है? तो भैया देखो, ये नहीं तो एक ही तरह की स्पष्टता है, निषेध। कहते हैं ना भाई तू बड़ा निषेध है यार, नषेध बोलते हैं, तो नषेध है मतलब हर चीज पे नहीं नहीं नहीं, जो नहीं नहीं करे वही नषेध है। समझ में आ गई बात? निषेध नहीं वाले कोई बोलते हैं। परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, ये किस प्रकार के समुच्चय बोधक हैं? अब ये समुच्चय बोधक के अंदर घुसना चाह रहा है। हमने तो समुच्चय बोधक पढ़ा अभी। समुच्चय बोधक वैसे दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण भी 4 प्रकार का होता है, पर क्या इतना पढ़ेंगे हम?
नहीं, इतने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इतना पढ़ लेना, सामान्य अधिकरण समुच्चयबोधक क्या है, व्याधिकरण क्या है, इसके अलावा सारे क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे। अब ये हमसे नहीं आता, फिर भी मैं इसे लगा दूंगा। कैसे? अब आप देखना। परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, ये कहां, क्या ये संयोजक है, क्या ये विभाजक है, क्या ये विरोध दर्शक है, क्या ये परिणाम दर्शक है? आप मुझे बताओ, जहां भी हम लेकिन, किंतु, परंतु लगाते हैं, कब लगाते हैं? मैं वहां गया लेकिन वो वहां नहीं थी। तो मतलब लेकिन वर्ड हम लगाएंगे ही तब जब हम कुछ विरोध जताएं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये वाली बात खराब लगी आपकी, थोड़ा सा विरोध अगर आप दिखाना चाहोगे तो इन्हीं वर्डों को लगाओगे, तो ये विरोध दर्शक होंगे हमेशा। ठीक है, जब भी थोड़ा बहुत भी विरोध दर्ज कराना होगा तो हम इन वर्डों को लगाकर ही कराते हैं। परंतु, लेकिन, किंतु और मगर, ये सब एक ही अर्थ निकलता है इनका। समझ में आ गई? इसकी जगह वो, उसकी जगह ये लग सकता है, सबका मतलब एक ही है, और ये विरोध दर्शक होंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी बुद्धि अगर लगा दो तो ये यहां भी सही हो जाएगा, चाहे हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो कभी नया क्वेश्चन आए तो मैं वो नया बनाना सिखा रहा हूं आपको कि नए को कैसे सोचना होता है, कि इनका सेंटेंस सोच लिया करो कि ये विरोध जताने के लिए यूज होता है इनका। अगला, अरे तुम कब आए। अरे तो देखते ही विस्मयादि बोधक है। अरे तो देखते ही विस्मयादि बोधक, इनकी तो पहचान ही सिंपल है। बहुत बढ़िया, 85% दे रहे हो अब भी। अच्छा, 98। ओ भाई, आज पहली बार लग रहा है कि आज आज किसी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, नहीं तो ऐसा लगता है 98%। कमाल कर दिया, आज तक का सबसे ज्यादा सही उत्तर दिए जाने वाला सवाल है, सबसे आसान भी है। ठीक है, चलो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ही क्या है? अब हम एक नई चीज पे आते हैं जो मैंने अब तक नहीं पढ़ाई, कि इनका, अब देखो, तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर मैं ही को हटा भी दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ता है इस सेंटेंस पे? नहीं। तो भाई, तुम्हें जाना पड़ेगा, अब भी वही बात है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इन दोनों में फर्क क्या है? इन बातों में, तुम्हें जाना पड़ेगा, ये कह रहा भाई जाना पड़ेगा, यार ज्यादा कह रहा, कैडी बात है, ऑर्डर दे रहा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अब ऑप्शन ही नहीं है। तो यानी अपनी बात को और सख्ती से कहने के लिए इनका यूज किया जाता है। इनको हम निपात कहते हैं, इन्हीं को हम निपात कहते हैं। जब इनका खुद का लिख लो, खुद का, स्वयं का अर्थ नहीं, अर्थ नहीं, बस बात पर जोर देने के लिए यूज होता है, बात पर जोर देने के लिए प्रयोग होता है। समझ में आई निपात क्या है? निपात समझ में आया आपको? स्वयं का कोई अर्थ नहीं है ही का। कोई कहे ही का क्या अर्थ है? ही कुछ होता ही नहीं है भाई। ठीक है, ही का स्वयं का, लेकिन ये वाक्य में लग जाए तो थोड़ा जोर आ जाता है बात में, तो इसी को निपात कहते हैं। अव्यय नहीं है, निपात है। ठीक है, अव्यय से थोड़ा अलग कर दो इसको, एक नई चीज है, बस यूं समझ लो। मुझे सिर्फ, ओनली, अगर मैं कहूं मुझे 10 रुपया चाहिए और अब मैं ये कह दूं मुझे सिर्फ 10 रुपया चाहिए, एक ही बात है। ये सिर्फ ने इसको थोड़ा सा और जोर दे दिया, तो सिर्फ, सिर्फ तुम जाओगे वहां, सिर्फ तुम जाओगे, और लगा दो दूसरा निपात, सिर्फ तुम ही जाओगे, तो सिर्फ भी और ही ने और निपात दो दो भी लग जाए एक साथ। सिर्फ तुम ही जाओगे, मुझे सिर्फ 10 रुपए ही चाहिए, ऐसे भी लग सकता है। तो सिर्फ निपात है। समझ में आया सिर्फ क्या है? तो इस सिर्फ का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये किसी के साथ लग जाए तो जोर दे देता है बात पर। निम्नलिखित में कौन सा निपात नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निपात नहीं है? भी, ही, तक और। भैया और नहीं है, ये समुच्चयबोधक है, भी है। मैं भी जाऊंगा, जोर दिया है, तुम भी जाओगे, तुम ही जाओगे, केवल दिल्ली तक ही जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली तक ही जाना है,
तो ऐसे जो तक है ना, ये भी तक का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तक इनके साथ लग जाए तो निपात है। सेंटेंस में जोर आ जाता है, दम आ जाता है, ये इसलिए निपात है। समझ में आई? तो तक नहीं है उत्तर, तक तो निपात है। मैं वहां होकर आया हूं, अव्यय शब्द कौन सा है? तो भैया देखो, मैं वहां होकर आया हूं, तो ये तो है ही नहीं, ये तो क्रिया हो गई। होकर आया हूं, वहां आया हूं मैं, तो भैया मैं वहां, वहां क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण कौन सा? कौन सा क्रिया विशेषण? कौन सा क्रिया विशेषण? ओ सॉरी, क्रिया विशेषण कौन सा? हाँ, स्थान। स्थान, बहुत बढ़िया। चलो सही 38 कर दिया। तो कल एक कम करा था। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? यह सवाल आया हुआ यूपी पुलिस में, इसलिए रख दिया। ये समुच्चय बोधक के भेद है, मैं तभी से बता रहा हूं, समुच्चय बोधक के भेद है। मैं थोड़ा सा एक बार थ्योरी पे और चलता हूं ताकि आपको और क्लियर हो सके। ये रहे समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ये इसी के भेद है, ये अलग है। तो इसके भेद है समुच्चय बोधक के समानाधिकरण, इसको नंबर 1 कर देना, इसको नंबर 2 ही प्रकार के हैं। अब देखो, समानाधिकरण जहां समान चीजों को दिखाया जाए, जब वाक्यों को समान आधार पर जोड़ा जाता है। दो वाक्य किंतु परंतु से भी जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग भी है, विरोध भी देता रहे तब भी जुड़ जाता है इससे। अथवा, एवं, तथा, या, पर, परंतु, इसलिए, ये सब तो इसमें ही आ गए। फिर व्याधिकरण के लिए क्या बचा? जब वाक्यों को भिन्न आधार पर जोड़ा जाए, ये कनेक्टिंग वाक्य होंगे। मैं वहां गया क्योंकि वो लोग वहां पर थे। तो ये जो क्योंकि है ना, ये दो वाक्यों को, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड, ऐसे समझ लीजिए। इसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर, तो व्याधिकरण है। जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, ये तो दोनों अलग अलग वाक्य हैं। जैसे और एवं तथा कब लगाते हैं? मैं वहां गया और सीता वहां आ गई। तो ये दो वाक्य अलग अलग है। मैं भी गया, सीता भी वहां आ गई। मैं वहां, अब या और ये सब इसी तरह के कनेक्टर हैं, लेकिन यहां तो दोनों वाक्य ही होंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि वो वहां ना रहे। मैं चाहता हूं अपने आप में सेंटेंस पूरा नहीं रहा। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं अभी कुछ नहीं बताया, कि वो वहां ना आए। तो दोनों सेंटेंसों पे एक दूसरे की निर्भरता हो गई। ठीक है। जो यदि तुम जाओगे तो बारिश आ जाएगी, यदि तो। यद्यपि, तथापि लगता है, जो तो लगता है, जो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, जो रमेश पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। तो एक पे दूसरे की निर्भरता हो गई। तो ये बस थोड़ा डिटेल में अगर जाना चाहो समानाधिकरण और व्याधिकरण, तब ये होता है। तो समुच्चय बोधक के पार्ट हो गए, वह आया और मैं गया। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। वह आया एक सेंटेंस और मैं गया, तो ये समानाधिकरण का, संयोजक का। ठीक है। चलो, ये सेंटेंस डिपेंड नहीं है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि और तो, एक ये मेहनत करेगा तो ही सफल होगा। इस सेंटेंस का अपना कोई अर्थ नहीं है। ये जब जुड़ेगा ये तब बनेगा अर्थ। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, तो ये व्याधिकरण होता है। समुच्चय बोधक में भी कौन सा? व्याधिकरण। अब आपको समझ में आया व्याधिकरण क्या है और समानाधिकरण क्या है। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। और भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपकी क्लास शानदार जानदार रही होगी। अव्यय बहुत मुश्किल टॉपिक है बच्चों के लिए, पर आज आपको बच्चों का खेल लगा होगा अगर आपने सही से पढ़ा होगा। 41 में से आपका स्कोर क्या रहा? और भाई एक बात याद रखना कि हर दिन अगर आप 12 बजे आते हो क्लास में, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप ये बाद में इस क्लास को देखोगे ना, तो 1.5 गुनी, 1.25 गुनी, 2 गुनी स्पीड से देखोगे, उतना नहीं सीख पाओगे। लेकिन लाइव में एक तो आपका रूटीन बना रहेगा और मेरी बात आपको सुननी ही पड़ेंगी, और जिस गति से मैं कहता हूं उसी गति से सुननी पड़ेंगी, तब वो दिमाग में बहुत अच्छी जाएंगी। इसलिए लाइव 1 घंटा मुझे दे दो, और हिंदी के लिए इसके अलावा देने की कुछ जरूरत नहीं है। इन सब में मैं सब कुछ करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।